अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बीकानेर में पाकिस्तान पर गरजे पीएम मोदी, कहा मोदी की नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 22 तारीख का बदला 22 मिनट में लिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया। आतंकवाद पर भी पीएम की दो टूक, कहा पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक, सिर्फ होगी पीओके की बात। अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो वो पाई पाई के लिए मोहताज होगा। पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 103 अमृत स्टेशनों का हुआ उद्घाटन। कहा 11 सालों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अभूतपूर्व गति से हुआ है काम। विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने में जुटे हमारे प्रतिनिधिमंडल। जापान और यूएई में तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के सामने रखे पाक प्रायोजित आतंकवाद के सबूत। डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है रूस। रक्षा अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शौर्य और वीरता का सम्मान। 33 लोगों को शौर्य और 6 लोगों को कीर्ति चक्र से किया सम्मानित। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम विशिष्ट अतिथि रहे मौजूद। अमेरिका में इजरायली दूतावास के बाहर 2 कर्मचारियों की हत्या। इजरायल ने हमले को पूरे यहूदी समुदाय से जोड़ा। घटना को बताया बर्बर आतंकी कृत्य। भारत ने हमले की निंदा की। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान और उसके संरक्षण में पल रहे आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारत में हर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत के खिलाफ सीधे युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए उसने भारत के खिलाफ आतंकवाद को हथियार बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में ले लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया और देश के दुश्मनों ने भी देखा है कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। राजस्थान की वीर धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसा घेरा कि देखते ही देखते माहौल पूरी तरह से भारत माता के जयघोष से गूंज उठा। ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि भारत में हर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है।
आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भारत पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार या बातचीत नहीं करेगा। यदि कोई बात होगी तो वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के 3 सिद्धांतों का उल्लेख किया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बत्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 22 तारीख को हुए हमले के जवाब में देश की सेनाओं ने 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 सबसे बड़े छुपने के ठिकानों को नष्ट कर दिया। पीएम ने कहा कि दुनिया और देश के दुश्मनों ने भी देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर पहुंचे तो हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के कुल 103 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित करने के बाद उनका शुभारंभ किया। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशनों के तहत विकास किया गया है। पीएम मोदी ने राजस्थान की 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। पीएम ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। विकसित भारत की यात्रा को नई गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 103 अमृत भारत स्टेशनों का उपहार दिया। विरासत भी विकास भी की भावना को दर्शाने वाली ये स्टेशन न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, बल्कि इनमें स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान के बीकानेर से पीएम की ये पहल उपहारों के इस सिलसिले की अभी पहली कड़ी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा स्टेशन पुनर्विकसित किए जाने हैं, जिनमें इन 103 स्टेशनों का आधुनिकीकरण पूरा हो गया है। अन्य स्टेशन भी जल्द ही पुनर्विकसित कर लिए जाएंगे। इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। पीएम ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान को विकास परियोजनाओं का तोहफा देते हुए पीएम ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने राज्य में बुनियादी ढांचा विकास संबंधी राजस्थान सरकार की 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में
अकेले राजस्थान में करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत राज्य के विकास के लिए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। पीएम ने अपने संबोधन में रेखांकित किया कि इंफ्रा विकास में केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा अभूतपूर्व निवेश न केवल आर्थिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार न केवल भारतीय रेल को विकसित कर रही है, अपितु अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट यानी आधारभूत संरचना के विकास में भी एक मील के पत्थर के रूप में लगातार काम करती नजर आ रही है। गुरुवार को राजस्थान पहुंचते ही प्रधानमंत्री सबसे पहले बीकानेर में करणी माता के दर्शन करने गए। पीएम ने वहां पूजा अर्चना भी की। लक्ष्य आर्य और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित फतेहपुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का बीकानेर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान फतेहपुर शेखावटी रेलवे स्टेशन पर भाजपा नेता श्रवण चौधरी, जयपुर मंडल के एडीआरएम गौरव गौड़, डीसीएम जयपुर कमल शर्मा, रेलवे सलाहकार सदस्य सुरेश अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। अमृत स्टेशन योजना के तहत फतेहपुर शेखावटी स्टेशन को लगभग 16 करोड़ रुपए से पुनर्विकसित किया गया है। राजस्थान राज्य का शेखावटी परिक्षेत्र अपनी ऐतिहासिक धरोहर के कारण संपूर्ण विश्व पटल पर अपनी अनूठी पहचान रखता है। स्टेशन परिसर में बेहतर यात्री सुविधाएं, बड़ा वेटिंग हॉल बनाया गया है। फतेहपुर शेखावटी स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया के सुनियोजित विकास, आगमन और प्रस्थान की बेहतर व्यवस्था और पार्किंग स्पेस में सुधार किया गया है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज फतेहपुर शेखावाटी में एक नया स्टेशन में नए रूप में मिला है, यूँ को हेरिटेज होटल जैसा मिला है। और इसके लिए निश्चित रूप से ये मोदी जी की सोच है। आज देश सुरक्षित हाथों में है। अभी हमने सुना मोदी जी को, तो उन्हें कितनी प्यारी बात कही कि मेरा दिमाग कूद रहता है बट मेरा लहू गर्म है। और यही किसी एक घर के मुखिया की या किसी टीम के कप्तान की खास बात होती है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम देश में उस समय हैं जिस समय मोदी जी इस देश पे मुखिया के रूप में अपना काम कर रहे हैं। सीकर जिले के फतेहपुर शहर के लिए आज सौभाग्य की बात है कि पूरे देश भर में 103 स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर से वर्चुअल उद्घाटन किया है। उसमें ये स्टेशन शामिल है। फतेहपुर स्टेशन पर करीब 16 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य हुए हैं और पुनः विकसित इस स्टेशन को बनाया गया है और पूरी आधारभूत सुविधाएं इस स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई है। दुनिया भर में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल यूएई के दौरे पर है, तो जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जापान के दौरे पर है। दोनों ही दलों ने इन देशों के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है और पाकिस्तान की कारगुजारियों से अवगत कराया है। जापान और यूएई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है। पहलगाम आतंकी हमले की घोर निंदा की है। इस बीच डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल भी आज रूस के लिए रवाना हो गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए बहुदलीय भारतीय शिष्टमंडल अलग अलग देशों की यात्रा पर है। इस सिलसिले में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई के अबू धाबी पहुंच गया है, जहां उनकी मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। इस प्रतिनिधिमंडल ने यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की, तो यूएई के राष्ट्रीय परिषद के रक्षा, आंतरिक और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अल राशिद अल नुमानी के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों ने भी कहा कि हम भारत के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। भारत में जिस प्रकार से हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। Our commitment to fight terrorism, and we are in agreement that terrorism is not a threat to a single nation or a single region, but it's a global threat. This is where we believe that we as international community should come together.
इस प्रतिनिधि मंडल ने अबुधाबी में राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के महानिदेशक डॉक्टर जमाल मोहम्मद उबैद अल काबी से भी मुलाकात की। यूएई पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, IUML सांसद मोहम्मद बशीर, भाजपा सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, भाजपा सांसद मदन कुमार मिश्रा, भाजपा नेता SS अहलुवालिया और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय शामिल हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में जापान पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की वैश्विक पहुंच को लेकर भारत का पक्ष रखा गया। जापान के विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया है। दो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने जो कहा, एक तो कहा कि टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस घटना के बाद जो इंडिया ने उसको अप्रिशिएट किया, जो रिस्ट्रेन शो किया, जिस हिसाब से बिहेव किया और रिस्ट्रेन शो किया, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। भारतीय डेलीगेशन ने जापान के पूर्व PM योशिहिदे सुगा और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष तकाशी इंडो से भी मुलाकात की तो जापान के थिंक टैंक से भी मुलाकात की। I think India had a very controlled operation, focusing on the very restricted area. So that's a very good choice. But I'm afraid if another terrorist attack, it's very hard to keep the control. जापान पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की तो टोक्यो में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज के साथ बैठक की। हम जानना चाह रहे थे कि पहलगाम मैसाकर को लेकर जापान का क्या रवैया है, उसका दृष्टिकोण क्या है। अगर हम जान लेंगे तो हमारी जो बातचीत होगी जापान के लोगों के साथ या जापान के राजनीतिक लोगों के साथ तो बहुत ही सुविधा होगी। We had a comprehensive discussion with the ambassador of Indian ambassador, and we have prepared the contours of the discussion that need to take place with stakeholders, including the foreign minister, defense minister, the think tank, the parliament members, the media. So there are a lot of meetings that have been lined up. सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का तीसरा दल गुरुवार को रवाना हुआ। DMK सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल रूस के लिए रवाना हुआ। यह प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया और लातविया का दौरा भी करेगा। Our objective is to take the message of India to different countries and to explain what has happened here and to make the world understand what is the truth behind what has happened. हम दुनिया को ये बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू पर तौलना ठीक नहीं है। दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेकर आतंकवादियों को पालने और पोसने वाले देश को आइसोलेट करना जरूरी है। अभी तक 3 डेलीगेशन विदेश दौरे पर जा चुके हैं। 4 और प्रतिनिधिमंडल जल्द ही विदेश दौरे पर रवाना होंगे। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पूरा देश एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय विदेश दौरे पर हैं। नीदरलैंड में उन्होंने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की तो दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर विस्तार से बात की। डॉक्टर जयशंकर ने वहां एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को जमकर घेरा है तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद पर किए गए प्रहार को पूरी तरह से सही ठहराया है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को घेरा और कहा कि पाकिस्तान की व्यवस्था धर्म आधारित कट्टरपंथी सोच की है जिसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में जर्मनी पहुंच गए हैं। बर्लिन में उन्होंने यूरोप में भारत के राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के संदेश पर चर्चा की गई। साथ ही यूरोप को और अधिक गहराई से जोड़ने के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में जर्मनी पहुंच गए हैं। इससे पहले नीदरलैंड्स के दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी आतंकवादी हमले का पर्दाफाश किया है। द हेग में उन्होंने डच विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप और रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकिलमन्स के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा में व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जल, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा,
संस्कृति और जनसंपर्क जैसे द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल थे। डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर भी विचार हुआ। जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के लिए नीदरलैंड्स के समर्थन और बहुध्रुवीय विश्व में यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकेलमन्स के साथ चर्चा में जयशंकर ने सुरक्षा दृष्टिकोण और चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की नीदरलैंड्स द्वारा कड़ी निंदा की सराहना की। विदेश मंत्री ने नीदरलैंड्स की मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को निरंतर समर्थन, विशेष रूप से पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने की चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे पर सटीक हमलों के संदर्भ में आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जिन 9 जगहों पर हमले किए गए वो संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में उल्लेखित हैं। उन्होंने कहा कि निर्णायक दिन 10 मई का था जब उनके हमले के जवाब में भारत ने उनके 8 एयरबेसों पर हमला किया था। पाकिस्तान कट्टरपंथी, अतिवादी, धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाता है और सीमा पार आतंकवाद का उपयोग करके हम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। The operation continues because there is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. So there is a message in continuing the operation. But continuing the operation is not the same as firing on each other. Right now, there is an agreed cessation of firing and military action. The response targeted these 9 places which were the terrorist centers. They are, as I said, the places are all shown in a UN list. I mean, this is where the terrorists work and live and operate from. On the morning of 10th of May, in response to an attack which they had launched on us earlier that morning, we hit 8 air bases. We basically made those air bases non-functional. That, I think, compelled the Pakistani military to accept that we need to stop firing at each other. They've also pursued a radical, I would say, extremist religious agenda, which using terrorism across the border as a way of trying to pressurize us. विदेश मंत्री ने कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय डेनमार्क में भारतीय ध्वज को ऊंचा रखते हैं और इस देश में हमारी सकारात्मक छवि को आकार देते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि जम्मू कश्मीर पर कोई भी द्विपक्षीय बातचीत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत को सौंपने के लिए होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत उन कुख्यात आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर चर्चा करने के लिए तैयार है जिनकी सूची कुछ साल पहले पाकिस्तान को दी गई थी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की बात दोहराते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, इसलिए सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित रहेगी। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, 2 पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहाँ तक बायलैटरल डिस्कशन, 2 पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। जहाँ तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान
क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रिवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को सूचना देने को लेकर उठ रहे सवालों पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया एक बार जब हमने उनको मारने के बाद डीजीएमओ के मार्फत पाकिस्तान को बताया कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने किया है। हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया एक बार जब हमने उनको मारने के बाद बताया डीजीएमओ के तहत के मार्फत से कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने किया है और उसके बाद हमने बनाया, तो घटना के बाद बताया। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद राष्ट्रपति ने साल 2025 के लिए आज कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए। आज हुए सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। इनमें 11 पदक मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के दौरान अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले जवानों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र, जिनमें से 4 मरणोपरांत, और 33 शौर्य चक्र, जिनमें से 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वालों में मेजर मल्ला रामा गोपाल नायडू, मेजर मंजीत, राइफलमैन रवि कुमार मरणोपरांत, कर्नल मनप्रीत सिंह मरणोपरांत, नायक दिलवर खान मरणोपरांत शामिल हैं। कीर्ति चक्र देश की सेवा में असाधारण वीरता, साहसपूर्ण कार्य और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार सैनिकों और असैनिकों दोनों को प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से शांति काल में दुश्मन के सामने या अन्य खतरनाक परिस्थितियों में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र की शुरुआत शौर्य के कारनामे को सम्मानित करने के लिए 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र श्रेणी 2 के रूप में की गई। 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया। शौर्य चक्र साहस, वीरता या कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है, जो वरीयता में कीर्ति चक्र के बाद आता है, लेकिन फिर भी असाधारण होता है। ये भी सैनिकों और असैनिकों दोनों को दिया जाता है, खासकर शांति काल में साहसपूर्ण कार्यों के लिए। ये तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जो कीर्ति चक्र के बाद आता है। ये भी मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। विगत 3 वर्षों में 101 वीरों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ये समारोह न केवल वीरों के योगदान को सलाम करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है। देश को ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा की। उनका बलिदान और साहस सदैव स्मरणीय रहेगा। श्रेयस शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नए वक्फ कानून के अमल पर अंतरिम रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून पर रोक की मांग का विरोध करते हुए कहा कि कानून पर रोक का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 3 दिन से इस मसले पर जिरह सुन रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये कानून असंवैधानिक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 2022 के आंध्र प्रदेश वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के फैसले में कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वक्फ अपने आप में राज्य है। ऐसे में ये दलील नहीं दी जा सकती कि इसमें किसी एक संप्रदाय के लोग ही शामिल होंगे। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि आदिवासी मुस्लिम की अपने आप में एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। उनकी ज़मीन वक्फ नहीं की जा सकती। जो ज़मीन वक्फ को दी गई है वो स्थायी तौर पर चली गई, उसे वापस नहीं पाया जा सकता। उन्होंने जेपीसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासी मुस्लिम की अपनी अलग पहचान है। हालांकि जस्टिस मसीह इस दलील से संतुष्ट नहीं हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अगर कोई आम आदमी आदिवासी इलाके में ज़मीन खरीदना चाहता है तो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर वही व्यक्ति वक्फ करना चाहे तो वक्फ करने के बाद मुतवल्ली जो चाहे कर सकता है। इसलिए नए कानून में आदिवासी ज़मीन के संरक्षण का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। सभी 27 शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। वहीं फायरिंग में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ चल रही नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच करीब 50 घंटे से ज्यादा समय तक एनकाउंटर चला। इस बीच 1.5 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली बसव राजू भी मुठभेड़ में मारा गया। नक्सली बसव राजू नक्सल संगठन CPI का सदस्य और महासचिव था। बसव राजू 1970 के दशक में नक्सल आंदोलन से जुड़ा था। उस पर सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। वो नक्सलियों के शीर्ष नेताओं में से एक था और सभी छोटे बड़े फैसले वही करता था। नक्सली गणपति के बाद वह नक्सल संगठन की कमान संभाल रहा था। वह नक्सली संगठन को हथियार सप्लाई करने, नक्सल रणनीति बनाने में माहिर था। बताया जाता है कि उसकी तलाश में कई राज्यों की पुलिस लगी हुई थी। इस बीच छत्तीसगढ़ के DGP अरुणदेव गौतम ने कहा कि जिस तरह से नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है, उससे देश जल्द ही नक्सल मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम DRG द्वारा अबूझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। आज पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। बसव राजू के अंत को सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। उसकी सुरक्षा में कुल 50 नक्सली शामिल थे। बसव राजू की सुरक्षा करने वाले नक्सली आधुनिक हथियारों से लैस रहते थे। बसव राजू के गुनाहों की लंबी फहरिस्त है। 2010 में ताड़मेटला में CRPF जवानों पर हमले करने का वो मास्टरमाइंड था, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। 2013 में झीरम घाटी हमले में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित 27 लोग मारे गए थे। 2019 में श्यामगिरी में BJP विधायक मीणा मंडावी सहित 5 लोग मारे गए थे, जबकि 2020 में सुकमा में नक्सली हमले में 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इसके अलावा 2021 में बीजापुर में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सली अभियान में शामिल जवानों के साहस को नमन किया। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे DRG के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं। हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिलती। इस अभियान में DRG का एक जवान शहीद हुआ, जबकि कुछ अन्य लोग घायल हुए। बसव राजू की मौत से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब संगठन में ऐसा कोई अनुभवी नेता नहीं बचा है जो नेतृत्व की क्षमता रखता हो। इससे अब नक्सली नेटवर्क के बिखराव का रास्ता साफ हो गया है। सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज। अबूझमाड़ के जंगल में नक्सल ऑपरेशन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, जब तक नक्सलवाद समाप्त नहीं हो जाता इस तरह के ऑपरेशन चलते रहेंगे। शीर्ष नक्सलवादी बसव राजू का मारा जाना नक्सलवाद के लिए बहुत बड़ा झटका है। हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद की कमर टूट गई है। नक्सलवाद का सबसे बड़ा झटका लगा है। बसवा राजू उर्फ गगन्ना के न्यूट्रलाइज होने से वो माओवाद का हेड था और समझ सकते हैं कि सेनापति के धराशायी होने पर सेना का क्या हाल होता है। नेता राहुल गांधी आज दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उनका छात्रों ने विरोध किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने राहुल गांधी से पहलगाम मुद्दे पर कई सवाल किए, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के सवालों से बचते नजर आए। इस बीच डूसू सचिव ने उनको कार्यालय में प्रवेश से रोक दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की मौजूदगी में डूसू कार्यालय पर ताला लगा दिया गया। इस मुद्दे पर प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से कई सवाल किए।
इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने आज कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर लेगा, तब तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। Our Honorable Prime Minister, he has only one target: serve the common man of this country in all areas, make this country as a developed country. These are the single target on which he is working. And such a fantastic leader, and he is our minister. And in the space exploration, we are having lot of programs. India will become a developed country. And I only ask all of you to contribute. You can be journalists, you can be doctors, one can be advocate, one can be chartered accountant, one can be this one. Everybody should believe first. और आइए अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर आतंक का खात्मा करने के बाद हर भारतवासी उत्साहित नजर आ रहा है। सेना के इस शौर्य और पराक्रम के मनोबल को और बढ़ाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा भारत का पराक्रम। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का निकाला दम। पूरा भारत सेना के शौर्य को कर रहा सलाम। वीरों के शौर्य की हो रही जय जयकार। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया में भारत की आन बान और शान बढ़ाई है। इस शानदार सफलता पर पूरे देश को गर्व है और इसी कड़ी में देश भर में सेना के सम्मान और गौरव के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। खास बात यह है कि सैनिकों के शौर्य के सम्मान में आयोजित इन यात्राओं के दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और आतंकिस्तान के खिलाफ सैन्य बलों की कार्रवाई का बखान करते नहीं थक रहे। इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। ये यात्रा लाडवा बस अड्डे से शुरू हुई और शहर के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरी। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये यात्रा उन वीर जवानों को हमारा सलाम है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाकर देश का गौरव और स्वाभिमान बढ़ाया। ये तिरंगा यात्राएं जो चल रही हैं, ये तिरंगा यात्रा एक आयोजन नहीं बल्कि ये राष्ट्रभक्ति के जज्बे और बलिदान की भावना को ये सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। इसी कड़ी में राजस्थान का दौसा भी तिरंगा यात्रा में डूबा नजर आया, जिसमें 501 फीट लंबा तिरंगा आकर्षण का बड़ा केंद्र था, जो कि लोगों के देश के प्रति अटूट प्रेम और एकता को जगजाहिर कर रहा था। इस दौरान राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। इस बीच सभी लोगों ने एकजुट होकर वीर सैनिकों के शौर्य को नमन किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। नए भारत ने नए तरीके से जवाब दिया। पूरी दुनिया को हमने ये संदेश दे दिया कि अब हम ऐसे हमलों पर जैसे पहले खेद प्रकट करते थे, अब हम खेद प्रकट नहीं करेंगे। हम सरहद पार जाकर घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह करेंगे। इस बीच श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस यात्रा में जहां एक तरफ जवानों के शौर्य की प्रशंसा करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़ा संदेश दिया गया। जिस तरीके से हमारे देश के सेना ने किया, एक बहुत बड़ा जवाब दे दिया अपने दुश्मन देश को, और आज उसी की खुशी में हम लोग आज रैली मना रहे हैं। और मैं मानता हूँ ये जो रैली है ऐतिहासिक, जो स्थानीय लोग हैं वो जाएंगे और अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका मनोबल बढ़ाएंगे। बहरहाल देश भर में हो रही तिरंगा यात्राओं के दौरान पूरा माहौल देशभक्ति की भावना से सराबोर नजर आ रहा है। साथ ही साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजते सुनाई दे रहे हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादुरी को एक बड़े जश्न में तब्दील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
उत्तरी सिक्किम में HAA में एक ऑपरेशन गश्त के दौरान सेना के लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने साथी सैनिक को नदी में बह जाने से बचाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान पर सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी सहित सेना ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना सहित पूरा देश शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत के GDP वृद्धि अनुमान को 0.2% अंक बढ़ाकर 6.4% कर दिया। इसकी वजह हाल के वर्षों में देश की श्रम शक्ति भागीदारी दर में तेज वृद्धि होना है। फिच ने कहा है कि भारत की ट्रेंड ग्रोथ के लिए हमारा अनुमान 6.4% है, जो पहले 6.2% था। वहीं फिच ने चीन के विकास अनुमान को 0.3% अंक घटाकर 4.3% कर दिया है, जो पहले 4.6% था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चीन की कम क्षमता का कारण कमजोर पूंजी गहनता और श्रम शक्ति भागीदारी में तेज गिरावट हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले महीने जारी IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। IMF ने 120 से अधिक देशों के लिए विकास पूर्वानुमान में कटौती की है। इंदौर में अब बांग्लादेश और चीन के कपड़ों पर स्ट्राइक हुई है, क्योंकि इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने फैसला किया है कि दोनों ही देशों के कपड़ों का व्यापार नहीं होगा। यानी इंदौर में रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन बांग्लादेश और चीन के कपड़ों को बेचेगा नहीं। इतना ही नहीं, जो भी व्यापारी इन दोनों देशों को कपड़े बेचेगा तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 1,11,111 रुपये तय की गई है। अगर कोई इन देशों के कपड़ों का व्यापार करते हुए पकड़ा गया तो उसे इतना आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इंदौर में ये बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इंदौर कपड़ों का बड़ा बाजार है। इंदौर के 600 व्यापारियों की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन अपने 600 सदस्यों के साथ एक आम सहमति का फैसला लिया है। चीन और बांग्लादेश के कपड़े हम नहीं बेचेंगे। हमारे सदस्यों ने इस पर सहमति दी है। साथ ही साथ हमने एक निर्णय और किया है कि अगर जो भी व्यापारी गलती से भी कोई चीन या बांग्लादेश का कपड़ा बेचता पाया जाएगा तो उस पर हमने जुर्माना रखा है 1,11,111 रुपये का। ये राशि सीधे भारत की सेना को समर्पित की जाएगी। हम पूरी तरह से संकल्पित हैं कि हम भारत के विरोधी दुश्मन देशों का साथ देने वाले चीन के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ कारोबार से उनकी आर्थिक कमर तोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में UP ATS ने तुफैल नामक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तुफैल पर आरोप है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा था। खुफिया जानकारी के आधार पर ATS फील्ड यूनिट वाराणसी ने पुष्टि की कि तुफैल पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में था। वो पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के नेता मौलाना शाह रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता था। साथ ही वो गज़वाए हिंद, बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भारत में शरीयत लागू करने का आह्वान करने वाले संदेश भी शेयर करता था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी तर्ज पर योगी सरकार ने जनपद फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक का चखेड़ी गांव में पंचायत भवन को मॉडल सचिवालय की तरह बनाकर कायाकल्प कर दिया है। इस पंचायत भवन में ग्रामीणों की हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के गांवों को मिल रही है रफ्तार, सुधारा जा रहा है गांव का बुनियादी ढांचा। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। फतेहपुर का चखेड़ी गांव बना विकास की जीती जागती मिसाल। चखेड़ी ने बनाया स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को साकार कर रहा है चखेड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज यूपी के गांव आदर्श गांव बनते जा रहे हैं।
जनपद फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक का चखेड़ी गांव बदलते ग्रामीण परिवेश और विकास की जीती जागती मिसाल है। यहाँ पंचायत भवन को मॉडल सचिवालय के तर्ज पर बनाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए खंड विकास अधिकारी राहुल मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत गांव में सचिवालय की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मीटिंग हॉल व सुव्यवस्थित लाइब्रेरी, डिजिटल मीटिंग हॉल आदि सुविधाएं यहां मौजूद हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों की सुविधा के लिए मिनी ग्रामीण बैंक भी परिसर में मौजूद है। ग्राम पंचायत चखेड़ी विकासखंड तेलियानी में पंचायत भवन का राष्ट्रीय ग्राम अभियान योजना के अंतर्गत इसका निर्माण कराया गया था और पंचायत भवन के निर्माण के साथ ही वहां पर सचिवालय की स्थापना, जिसमें पंचायत सहायक की तैनाती, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर तमाम जो जन सुविधाएं हैं, लोगों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, परिवार रजिस्टर की नकल है, ऑनलाइन आवेदन है, उसकी सुविधा देने का कार्य वहाँ पर शुरू किया गया। ग्रामीणों की सुविधा के लिए समस्त कार्य ग्राम सचिवालय में बड़े ही सुगमता के साथ सचिव व प्रधान की देखरेख में किए जाते हैं। बदलते परिवेश में जनपद का यह गांव विकास की प्रतिमूर्ति बन चुका है। गांव में बच्चों के खेलने के लिए पार्क से लेकर अमृत सरोवर आदि गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। गांव में जल वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम किया गया है, जिसके माध्यम से गांव वाले जल संचयन के महत्व को समझते हैं और जल संचयन के लिए कार्य भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की विकास योजनाओं को लेकर गांव में कई विकास कार्यों को भी कराया जा रहा है। गांव में साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही गांव में कूड़ा निस्तारण प्लांट बन जाने से ग्रामीण कूड़े कचरे को अपशिष्ट निस्तारण संयंत्र में ही भेजते हैं। ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और उन्होंने स्वच्छता को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है। सुविधाएं हमारे सचिवालय में उपस्थित हैं, जन सेवा केंद्र है, मतलब जितने सुविधाएं बाहर मिलती हैं सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, किसी को बाहर जाना नहीं पड़ता। हमारा जो सचिवालय है वो एक मॉडल सचिवालय है। सचिवालय के अंदर एक मिनी बैंक और पीसी सखी और लाइब्रेरी भी है, जिससे हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। सचिवालय में हमारी जो समूह की दीदियां हैं वो मीटिंग भी करती हैं। तेजी से बदलते उत्तर प्रदेश के गांव अब हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहे हैं, जिसका प्रभाव साफ तौर पर देखा भी जा रहा है, जिससे आम जनता को भी काफी लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारी नीली अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय तटरक्षक बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली के सीएम और गृह मंत्री के बीच लगभग 1.5 घंटे चली बैठक में यमुना की सफाई, बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली में जल संग्रह और वाटर मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों के विवाद के लंबित मामले में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वो एलजी के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ दायर सभी 7 केस वापस लेगी। ये मामले पिछली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए थे। इन मामलों में विभिन्न कमेटी में एलजी को मिली शक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के कानून को चुनौती देने वाली याचिका भी शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के सीएजी ऑडिट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। दरअसल दरगाह की ओर से याचिका में कहा गया था कि ऐसा फैसला लेते वक्त सीएजी एक्ट की धारा 20 के तहत जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गयी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हिसार जिला न्यायालय ने ज्योति की पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ा दी है। इससे पहले ज्योति को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच और छापेमारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि खुद राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों में TASMAC कर्मचारियों के खिलाफ 41 FIR दर्ज कर रखी हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले आज एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की। ये एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें अभियान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मासिक बुलेटिन के मुताबिक देश में महंगाई में काफी राहत देखी गई है और ये 2025-26 में तय लक्ष्य के आसपास टिक सकती है। अप्रैल में आई IMF की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इस साल जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।